हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए रेट एनालिसिस कैसे बनाया जाता है। उसे हम इस वीडियो के थ्रू डिटेल में समझेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रेट एनालिसिस बनाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड होती है और उन स्टेप्स के थ्रू हम क्या क्या कैलकुलेशन करते हैं। वो सारी चीजें हम इस वीडियो के थ्रू डिटेल में समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और उन मेन स्टेप्स को समझ लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी पर्टिकुलर वर्क के रेट एनालिसिस को बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं स्टेप 1। तो फर्स्ट स्टेप में हम करते क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड इन वर्क। यानी हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम वर्क कर रहे हैं उसके लिए हमें कौन कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे, उन मटेरियल्स की हम क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। जैसे पीसीसी वर्क के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, सीमेंट सैंड एग्रीगेट। देन उसी टाइप से आरसीसी वर्क में सीमेंट सैंड एग्रीगेट तो रिक्वायर्ड होगा, उसके अलावा हमें स्टील भी रिक्वायर्ड होगा। और उसी टाइप से ब्रिक वर्क में हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, सीमेंट सैंड, जिससे हमें क्या मिलेगा, मोर्टार। और उसके अलावा क्या रिक्वायर्ड होंगे, ब्रिक्स। तो इसी टाइप से जो हमारा पर्टिकुलर वर्क रहेगा उसमें जो हमें मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे उनकी क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट स्टेप में। देन नेक्स्ट स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट करेंगे। यानी जो हमने फर्स्ट स्टेप में जो मटेरियल की क्वांटिटी कैलकुलेट की, तो उतने मटेरियल्स को परचेस करने के लिए हमें कितना कॉस्ट रिक्वायर्ड होगा या कितना अमाउंट हमें देना पड़ेगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल के अंदर कुछ पर्टिकुलर कॉलम होते हैं। वो कॉलम कौन कौन से होते हैं, पर्टिकुलर ऑफ मटेरियल, यूनिट, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट एंड अमाउंट। तो जो पर्टिकुलर्स ऑफ मटेरियल वाला कॉलम होता है उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है उस वर्क के अंदर, उन मटेरियल्स का डिस्क्रिप्शन हम इस कॉलम के अंदर लिखते हैं। देन बारी आती है यूनिट की। तो यूनिट वाले कॉलम में हम क्या लिखते हैं, उस पर्टिकुलर मटेरियल को किस में मेजर कर रहे हैं हम, उसकी यूनिट यहाँ पे हम लिखते हैं, या हम उसको किस यूनिट में लेके चल रहे हैं उसकी यूनिट हम यहाँ पे लिखते हैं। देन बारी आती है क्वांटिटी की। तो उन मटेरियल्स की क्वांटिटी हम इस कॉलम में पुट आउट करते हैं। देन रेट, तो यहाँ पे रेट क्या होता है, पर यूनिट रेट, यानी उसका पर यूनिट क्या रेट चल रहा है उस रेट को हम यहाँ पे लिखते हैं। देन उसमें उसकी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं, और क्वांटिटी और रेट का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, उस पर्टिकुलर मटेरियल का टोटल अमाउंट। तो इस टाइप से इस टेबल के थ्रू हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जितने भी मटेरियल हमें रिक्वायर्ड थे उन सभी का कॉस्ट हमें पता चलेगा। देन टेबल के एंड में हम क्या करेंगे, उन सारे मटेरियल्स का जितना भी कॉस्ट आ रहा था उन सभी को जोड़ के हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे मटेरियल्स के लिए, जिससे हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। तो जब हम आने वाली वीडियोस में किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए रेट एनालिसिस प्रिपेयर करेंगे, तो उसमें जो हमें मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे उनके लिए हम क्या रेट लेके चलेंगे और उनकी क्या यूनिट रहेगी, उसके लिए मैंने क्या किया, एक सेपरेट टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इस टेबल को भी हम समझ लेते हैं। तो इस टेबल के अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल लिए हुए हैं जो हमें रिक्वायर्ड होंगे रेट एनालिसिस के दौरान। तो उनके लिए पर यूनिट क्या रेट है वो भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम सीमेंट के लिए। तो सीमेंट के लिए हम क्या लेके चलेंगे, 400 रुपीज पर बैग। उसकी यूनिट लेंगे हम बैग के अंदर, और उसका जो पर यूनिट रेट रहेगा वो कितना रहेगा, 400 रुपीज। सैंड के लिए लेके चलेंगे हम 1100 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। सैंड के लिए जो यूनिट मेजरमेंट रहेगा वो हम क्यूबिक मीटर में लेके चलेंगे। देन बारी आती है एग्रीगेट की। एग्रीगेट के लिए हम क्या रेट लेके चलेंगे, 1200 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। और उसी टाइप से हम ब्रिक के लिए लेके चलेंगे 7 रुपीज पर ब्रिक, यानी एक ब्रिक को परचेस करने के लिए हम 7 रुपीज लेके चलेंगे। देन स्टील के लिए लेके चलेंगे हम 50 रुपीज पर केजी। बाइंडिंग वायर्स के लिए लेके चलेंगे हम 60 रुपीज पर केजी। उसी टाइप से पेंट के लिए लेके चलेंगे हम 125 रुपीज, या उससे ज्यादा भी आ सकता है। उसमें आपको वेरिएशन देखने मिलेगा पेंट में। और जो उसका प्राइस है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी क्वालिटी पे और उनके इंग्रेडिएंट्स पे जो पेंट का प्राइस है वो चेंज होते रहेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मिनिमम कितना रहेगा, 125 रुपीज, या हम उससे ज्यादा भी ले सकते हैं पर केजी। उसी टाइप से प्राइमर के लिए 140 रुपीज पर केजी, या उससे ज्यादा भी आ सकता है। पुट्टी के लिए 500 रुपीज पर बैग, या उससे ज्यादा भी आ सकता है। उसी टाइप से एएसी ब्लॉक्स के लिए हम क्या लेंगे, 45 रुपीज पर ब्लॉक। अब यहाँ पे जो ब्लॉक का प्राइस है वो वेरी करेगा ब्लॉक के साइज के अकॉर्डिंग। तो जो मिनिमम वाला है वो कितना है, 45 रुपीज पर ब्लॉक। उसी टाइप से पीवीसी पाइप्स के लिए हम कितना लेके चलेंगे, 300 रुपीज पर पीस। और टाइल्स के लिए हम क्या लेके चलेंगे, अगर हम टाइल को स्क्वायर फीट में परचेस करेंगे तो उसके लिए हम क्या लेके चलेंगे, 30 रुपीज पर स्क्वायर फीट, या उससे ज्यादा भी आ सकता है। और ये रेट किस पे डिपेंड करेगा, उसकी क्वालिटीज पे। उसी टाइप से अगर हम टाइल्स को बॉक्स में परचेस करते हैं तो बॉक्स के लिए क्या रेट लेके चलेंगे, 100 रुपीज पर बॉक्स, या उससे ज्यादा भी हम ले सकते हैं। तो ये जो मटेरियल रहेंगे, पेंट, प्राइमर, पुट्टी या टाइल्स, ब्लॉक और पाइप्स, इनके लिए क्या होगा, जो इनका रेट है वो वेरी करेगा उनके ब्रांड के अकॉर्डिंग, और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट रहेंगे उनके अकॉर्डिंग ये सब वेरी कर सकता है। तो हम ये सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे जब हम रेट एनालिसिस बनाएंगे पर्टिकुलर वर्क्स के लिए। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ लेबर। तो कॉस्ट ऑफ लेबर के लिए भी हम कुछ इसी टाइप का एक टेबल बनाएंगे। वो टेबल के अंदर कौन कौन सा सेक्शन होंगे, पर्टिकुलर्स ऑफ लेबर, जिनके अंदर सारे लेबर्स का डिस्क्रिप्शन होगा, हेड, मेजन, मजदूर जो भी आएंगे हमारे इस टेबल के अंदर, हम उस टाइप के लेबर को लिखेंगे। देन मैन, नोज, यानी हमें कितने नंबर्स ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड होंगे उनकी क्वांटिटी हम यहाँ पे लिखेंगे। देन नेक्स्ट कॉलम रहेगा रेट का, उसके अंदर हम लिखेंगे उनका प्राइस, यानी उसका पर डे क्या रेट है या पर यूनिट क्या रेट है, उन्हें हम यहाँ पे लिखेंगे। देन पर यूनिट, यानी जो हम यहाँ पे रेट लेके चल रहे हैं वो कौन सी यूनिट के बेसिस पे लेके चल रहे हैं उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट कॉलम रहेगा अमाउंट का। अमाउंट में हमें क्या मिलेगा,
उस पर्टिकुलर लेबर के लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा वो हमें यहाँ पे इस कॉलम में पता चलेगा। तो अमाउंट कैसे मिलेगा, हमें इन तीनों कॉलम्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा इस पर्टिकुलर लेबर के लिए अमाउंट, यानी वो कितने नंबर्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड है, उनका क्या रेट है और वो क्या वर्क कर रहे हैं पर यूनिट, उसके बेसिस पे हमें मिल जाएगा अमाउंट। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टेबल है जो रिलेटेड है लेबर्स के नंबर से, तो उसे भी हम समझ लेते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे अच्छे से समझना आप। तो जो हमें लेबर्स रिक्वायर्ड होंगे किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए, तो उसमें हमें कितने मेजर्स, हेड मेजर, मजदूर रिक्वायर्ड होंगे, उनके नंबर से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस टेबल में हम समझ लेते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए हमें कौन कौन से लेबर और कितने नंबर्स में हमें रिक्वायर्ड होंगे, उन्हें हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम पीसीसी वर्क के लिए। तो पीसीसी वर्क की अगर क्वांटिटी 10 क्यूबिक मीटर है तो उसमें कितने हेड मेजर रिक्वायर्ड होंगे, 1/4, मेजन 2, मेल मजदूर 11, कूली और वुमन मजदूर हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे 8 और भिस्टी हमें रिक्वायर्ड होंगे 2। इसके अलावा पीसीसी वर्क में ब्लैक स्मिथ हमें रिक्वायर्ड नहीं होता, कारपेंटर, पेंटर और पॉलिशर हमें रिक्वायर्ड नहीं होते पीसीसी वर्क में। अब उसी टाइप से हम देख लेते हैं आरसीसी वर्क के लिए। तो आरसीसी वर्क की अगर क्वांटिटी 10 क्यूबिक मीटर है तो उसके लिए कितने हेड मेजर रिक्वायर्ड होंगे, हाफ, मेजन 2, मेल मजदूर 16, कूली वुमन मजदूर 12, भिस्टी 3, ब्लैक स्मिथ 8 और कारपेंटर 8 रिक्वायर्ड होंगे आरसीसी वर्क के लिए। उसी टाइप से ब्रिक वर्क का भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, प्लास्टरिंग के लिए भी मेंशन किया हुआ है, पेंटिंग के लिए भी मेंशन किया हुआ है। पेंटिंग में हमें पेंटर रिक्वायर्ड होगा, वो कितने रिक्वायर्ड होंगे 10 मीटर स्क्वायर वर्क के लिए 8। उसी टाइप से फ्लोरिंग के लिए भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, फ्लोरिंग के लिए हमें पॉलिशर रिक्वायर्ड होंगे, पॉलिशर कितने रिक्वायर्ड होंगे 10 रिक्वायर्ड होंगे 10 मीटर स्क्वायर वर्क के लिए। तो यहाँ पे इस टेबल को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जैसे इस वीडियो पे 1000 प्लस व्यूज और 100 प्लस लाइक हो जाते हैं तो मैं इसकी पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आज आपको नंबर देखने मिल रहे हैं लेबर्स के 1/4, 1/2, 3/4। तो ये 3/4 ये नंबर्स कैसे होते हैं, ये यहाँ पे जो इसका मतलब होता है, उसका मतलब क्या होता है, जो लेबर है वो डे का 1/4 पार्ट ही काम करेगा। इसका मतलब ये होता है ना कि लेबर 1/4 होगा, वो उस डे का 1/4 पार्ट ही काम करता है, जिसे यहाँ पे मैंने नोट के थ्रू भी लिखा हुआ है। 1/2 लेबर इंडिकेट्स 1 लेबर फॉर हाफ डे, यानी जो लेबर है वो हाफ डे उसका वर्क करेगा। ऐसे यहाँ पे जो लेबर आएगा एक, वो कितना वर्क करेगा 1/4 डे ही वर्क करेगा। उसी टाइप से आपको यहाँ पे 3/4 देखने मिल रहा होगा, उसका मतलब भी क्या है, वो डे का 3/4 पार्ट ही वर्क करेगा, इसलिए उसको हम यहाँ पे कितना लेके चल रहे हैं, नंबर 3/4। तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब क्या होता है, वो लेबर उस दिन का इतना पार्ट ही काम करेगा। अब आपको ये टेबल समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट टेबल देख लेते हैं जिसमें हमने लेबर का पर डे क्या रेट लिया है उसे मैंने अलग टेबल में लिखा हुआ है, तो उस टेबल को भी हम देख लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लेबर हेड मेजन के लिए हम कितना लेके चलेंगे, 500 रुपीज पर डे, मेजन के लिए 450 रुपीज पर डे, मजदूर के लिए 350 रुपीज पर डे, कूली या वुमन मजदूर के लिए हम कितना लेके चलेंगे 300 रुपीज पर डे, भिस्टी के लिए 250 रुपीज पर डे, ब्लैक स्मिथ के लिए 450 रुपीज पर डे, कारपेंटर के लिए 450 रुपीज पर डे। इसके अलावा हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट और रिक्वायर्ड होता है। वो एक्स्ट्रा कॉस्ट किसके लिए होता है, टूल एंड प्लांट्स के लिए। जो सनराइज टूल एंड प्लांट्स आएगा उसके लिए आपको अमाउंट लमसम लेके चलना है। यहाँ पे मैंने 400 मेंशन किया हुआ है, आप चाहो तो 400 से ज्यादा भी ले सकते हो या 400 से कम भी लेके आप चल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लमसम कितना लेना है। देन स्कार्फ फोल्डिंग के लिए भी आपको अमाउंट कितना लेके चलना है, लमसम। यहाँ पे मैंने 500 रुपीज मेंशन किया हुआ है। इसका अमाउंट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना लमसम लेके चल रहे हो। देन यहाँ पे लमसम को भी हम समझ लेते हैं। लमसम क्या होता है, while preparing an estimate it is not possible to work out in detail in case of a PT items, such items are called lump sum। यानी हमारे वर्क के अंदर कुछ आइटम्स होते हैं जिनके लिए हम एक्यूरेट कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उनका कॉस्ट हम क्या करते हैं, लमसम लेके चलते हैं। अभी हमारी थर्ड स्टेप हो गई जिसके थ्रू हमें क्या मिला, कॉस्ट ऑफ लेबर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो जो टोटल कॉस्ट आता है वो किसका सम होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल और कॉस्ट ऑफ लेबर का सम होता है टोटल कॉस्ट। जैसे हमें उस वर्क का टोटल कॉस्ट मिलेगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में उसमें हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे 1.5 से 2% के बीच में फॉर वाटर चार्जेस के लिए। यानी जो हमें वाटर चार्जेस रिक्वायर्ड होंगे उसका 1.5% से 2% के बीच हम उसमें इंक्लूड करते हैं। तो मैक्सिमम टाइम आपको 1.5% ही देखने मिलेगा, इसलिए हम जब भी रेट एनालिसिस को प्रिपेयर करेंगे उसमें हम वाटर चार्जेस के लिए कितना अमाउंट लेके चलेंगे, 1.5% ऑफ टोटल कॉस्ट। यानी जो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स प्लस कॉस्ट ऑफ लेबर से जो हमें कॉस्ट मिलेगा उसका हम 1.5% लेंगे वाटर चार्जेस के लिए। उसी टाइप से कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट या कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस वो कितना इंक्लूड किया जाता है, अप टू 10%। मेनली हम 10% ही लेके चलेंगे, तो हम 10% किसका लेंगे, टोटल कॉस्ट का 10% लेंगे हम, जिससे मिलेगा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट या कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर वर्क का हम फाइनल अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। तो वो अमाउंट हमें कैसे मिलेगा, जो हमारा टोटल कॉस्ट आया प्लस हमारा वाटर चार्जेस प्लस हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट या कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस, इन तीनों के अमाउंट्स को हम आपस में सम करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा उस पर्टिकुलर वर्क का फाइनल अमाउंट या ग्रैंड टोटल अमाउंट।
उससे हमें पता चल जाएगा कि उस वर्क को करने के लिए हमें इतना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। तो इस टाइप से किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए रेट एनालिसिस को बनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो रिलेटेड होंगे रेट एनालिसिस के लिए, तो उसे भी हम समझेंगे। तभी आपको समझ में आएगा कि जब हम किसी भी वर्क के लिए रेट एनालिसिस को बनाएंगे तो उसमें हमें जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे उनकी क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे 1000 प्लस व्यूज प्रोवाइड करा दो और 100 लाइक्स करा दो, जिससे कि मैं इस वीडियो की पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा और आप वहां जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आए और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जो लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उन तक भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।